Oh shit. Here we go again. एपिसोड की शुरुआत होती है संग जिनू के साथ जो डीमन मोनार्क बैरन को डिफीट करके डीमन कैसल के 100 फ्लोर पर खड़ा होता है। ये बैटल काफी इंटेंस थी, लेकिन जिन्नू का स्ट्रेटेजी और शैडो आर्मी काफी पावरफुल साबित हुए। इस विक्ट्री के बाद जिन्नू को एलिजर ऑफ लाइफ बनाने के लिए लास्ट इंग्रेडिएंट मिल जाता है जो उसकी माँ को इटर्नल स्लीप से निकाल सकता है। फिर जिन्नू अपने नेक्रोमेंटी स्किल का इस्तेमाल करके बैरन के वाइवन को रिवाइव करता है और उसका नाम रखता है काइसल। काइसल के साथ अब जिन्नू को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एरियल मोबिलिटी मिलती है जो फ्यूचर में उसे दुनिया के किसी भी कोने तक जल्दी से पहुंचने में मदद करेगी। ये एक मेजर मूवमेंट होता है क्योंकि ये जिन्नू के पावर्स को और भी खतरनाक बनाता है। जिन्नू के पास अब सारे इंग्रेडिएंट्स हैं और वो एलिजर ऑफ लाइफ बनाने की तैयारी करता है। ये पोशन काफी रिस्क के साथ बन रहा है क्योंकि कोई भी गारंटी नहीं है कि ये काम करेगा भी या नहीं, लेकिन जिन्नू का अपनी माँ को बचाने का डिटर्मिनेशन उसके सारे डाउट्स और फियर को धुंधला देता है। ये मूवमेंट ये दिखाता है कि जिन्नू का असली मोटिवेशन उसकी फैमिली है और वो इतना आगे पावर के लिए नहीं आया, उसको सिर्फ अपनी माँ को बचाना था। ये सीन उनके रिलेशनशिप को डीप और जेन्युइन तरीके से दिखाता है। इसमें कोई डाउट नहीं कि हर चीज, हर फाइट और हर सैक्रिफाइस जिन्नू अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के लिए करता है। इसके बाद जिन्नू एक नई एबिलिटी यूज करता है, शैडो एक्शंस, और रियल वर्ल्ड में पहुंच जाता है। हम आगे योनू को देखते हैं जो बार में एक दोस्त के साथ ड्रिंक्स कर रहा होता है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये बंदा कोई मामूली इंसान नहीं है, ये एक फॉर्मर एस्ट्रलाइन हीलर है। इसे कोई सीरियस इंजरी तो नहीं हुई है और थर्ड जेजू आइलैंड रेड मिशन में एक दोस्त को खोने के बाद वो अंतर बंदा छोड़ देता है। इसके बाद हम फिर से जिन्नू को देखते हैं, वो सीधा हॉस्पिटल जाता है और अपनी माँ को एलिजर ऑफ लाइफ देता है। ये मूवमेंट काफी सस्पेंसफुल तरीके से दिखाया गया है और हम सब व्यूअर्स के मन में एक ही सवाल है कि पोशन सच में काम करेगा कि उसकी माँ वापस आएगी। काफी देर तक सस्पेंस रहता है पर फिर धीरे धीरे उसकी माँ के पुराने जख्म भरते हैं और उनकी आंखें खुलती है और ये देखते ही जिन्नू के चेहरे पर एक रिलीफ और जॉय का एक्सप्रेशन आता है जो हर व्यूअर को दिल पर छू जाता है। जब उसकी माँ जागती है तब जिन्नू उन्हें काफी चीजें बताता है। वो कहता है कि आप 4 साल तक इटर्नल स्लीप में थी और कैसे उसने अपनी माँ के लिए इतना कुछ किया। इस सीन पूरे एपिसोड का सबसे ज्यादा इमोशनल सीन होता है और सोने पर सुहागा ये होता है कि इस सीन को एनिमेटर्स ने काफी अच्छी तरीके से एनिमेट किया है जो इमोशंस को और भी इनहांस करता है। अब आगे सुबह होने बाद जिन्नू की बहन भी हॉस्पिटल आती है। फिर एक और इमोशनल रियूनियन का मोमेंट बन जाता है। इसके बाद जिन्नू अपनी माँ और बहन के साथ वापस घर जाता है। वो तीनों मिलकर अपने घर की सफाई करते हैं और हम जिंदगी को एक नॉर्मल रूटीन में लाने की कोशिश करते हैं। ये एक पीसफुल और हार्ट वार्मिंग सीन होता है जो सीरीज के इंटेंस एक्शन सीन्स के बिल्कुल ऑपोजिट है। काफी सारे लोगों को एपिसोड पसंद नहीं आएगा क्योंकि इसमें कोई एक्शन नहीं है, लेकिन ये एपिसोड हमें याद दिलाता है कि जिन्नू का असली मोटिव क्या है, अपनी फैमिली को सेफ और हैप्पी रखना। जब जिन्नू अपनी पर्सनल लाइफ को सेटल करने की कोशिश कर रहा होता है वहाँ दुनिया के कोने कोने से डाइट थ्रेट्स आ रहे होते हैं। जेजू आइलैंड से एंट्स का अटैक होने वाला है और इस थ्रेट से डील करने के लिए वो जिन्नू और डायरेक्टर को मिलकर स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं। ये थ्रेट सिर्फ कोरिया तक लिमिटेड नहीं है, इसलिए इस थ्रेट में इंटरनेशनल हंटर्स को भी इन्वॉल्व करना जरूरी है। हमें थोड़ी देर के लिए थॉमस आंद्रे दिखाया जाता है जो कि अमेरिका का नेशनल लेवल हंटर है, पर वो जेजू आइलैंड रेड पर जाने के लिए मना कर देता है। ये कैरेक्टर काफी इंटरेस्टिंग है और ये बिल्डअप पक्का ही हमारे लिए फ्यूचर में होने वाले बड़े रेड और फाइट्स के इंडिकेशन है। इस एपिसोड में एक और एक्साइटिंग सेगमेंट होता है जब कोरिया के और जापान के एस्ट्रल हंटर्स एक स्पारिंग सेशन के लिए मिलते हैं। 2 टीम्स बनते हैं। टीम 1 में कोरिया के हंटर्स चाहेन, बेकेन्यू, टिम टाइग्यू और मा डोंगुक होते हैं और टीम 2 में जापान के हंटर्स कानाई ताओता, आसे कुमामोटो, मिनोरी होशिनो और शिगेओ तानागा होते हैं। पर यह एपिसोड यही पे क्लिफहैंगर पे खत्म होता है और सभी व्यूअर्स को ये सस्पेंस छोड़ के जाता है कि स्पारिंग मैच कैसे अनफोल्ड होगा। बट डोंट वरी, आगे के एपिसोड्स आ चुके हैं, तो चलो बिना देरी के एपिसोड 10 और 11 को भी कवर कर लेते हैं। एपिसोड 10 की शुरुआत में हम कोरिया के एस्ट्रल हंटर्स और जापान के एस्ट्रल हंटर्स के बीच बैटल देखते हैं। तो चलो मैं आप लोगों को मैचेस बता देता हूँ। बेगिनर फाइट्स कुमामोटो, चाहेन फाइट्स तावाता, लिम फाइट्स होशिनो एंड डोंगुक फाइट्स तानागा। हमारे कोरियन हंटर्स काफी पावरफुल है पर थोड़ी देर की लड़ाई के बाद ही हंटर डोंगुक और हंटर लिम हार जाते हैं। फिर होशिनो और तानागा योनो को डिफीट करने के लिए टीम अप करते हैं। दूसरी तरफ चाहेन तावाता पर भारी पड़ती है और उसे डिस्ट्रैक्ट करके योनो को मदद करने के लिए जाती है कि तभी कुमामोटो पीछे से चाहेन पर अटैक करता है, पर चाहेन इस अटैक को देख लेती है और काउंटर अटैक में कुमामोटो का मुंह तोड़ देती है। बट इट वॉज अ रॉन्ग मूव। कुमामोटो बजर मोड में चला जाता है और चाहेन को जान से मारने की कोशिश करता है। तभी जिन्नू इंटरवीन करता है और उसे इजीली रोक देता है। दूसरी तरफ योनो हार जाता है और स्पारिंग सेशन यहीं पर खत्म होती है। पर अब ये खत्म नहीं हुआ क्योंकि मेन फाइट तो होना अभी बाकी है। आगे गोटो और जिन्नू के बीच स्पारिंग मैच होती है। गोटो सीरियसली फाइट कर रहा होता है पर जिन्नू हंसते हंसते उसके हर एक अटैक को डॉज करता है। ये देख के गोटो फ्रस्ट्रेट होता है और जिन्नू को मारने की कोशिश करता है पर जिन्नू उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर जिन्नू भी सीरियस होता है और दोनों लड़ने वाले होते हैं कि तभी बाकी हंटर्स इन्हें रोक देते हैं। जब शाम को सब हंटर्स चले जाते हैं तब जिन्नू डायरेक्टर गो से मिलता है और जेजू आइलैंड रेड मिशन पर जाने से मना करता है। हम समझ सकते हैं जिन्नी की माँ को अभी रिसेंटली होश आया है और इसलिए वो उसकी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। हम दूसरी तरफ जेजू आइलैंड देखते हैं जहाँ पर एक नया एंड पैदा होता है ऑस्ट्रेलिया से एंड किंग का जन्म होता है। इस रेड मिशन में सिर्फ एस्ट्रल हंटर्स ही नहीं, कोरिया के काफी सारे और हंटर्स भी हिस्सा लेते हैं। यहाँ तक कि पिछले एपिसोड में दिखाया गया योनू का दोस्त बिंग यू
फॉर्मर एस रैंक हीलर भी रेड में पार्टिसिपेट करता है। इसके बाद कोरिया के एस रैंक हंटर्स हेलीकॉप्टर पर जेजू आइलैंड पहुंचते। और रही बात जापानीज हंटर्स की, तो पहले से ही वहां पर पहुंच चुके हैं। उनका काम नॉर्मल हंटर्स को क्वीन से दूर रखना है और कोरियन हंटर्स का काम एंड क्वीन को डिफीट करना है। ये रेड मिशन काफी डेंजरस है। ये जेजू आइलैंड पर होने वाला चौथा रेड मिशन है। दैट्स व्हाई दिस टाइम फेलियर इज इनटॉलरेबल। यहाँ तक इस रेड मिशन को कोरिया में लाइव टेलीकास्ट भी किया जाने वाला है। हालांकि 10 मिनट का डिले होगा और सब लोग उसे देख पाएंगे। हम आगे देखते हैं कि सारे कोरियन एस रैंक हंटर्स हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते हैं और एंड क्वीन को मारने के लिए गुफा की तरफ निकल जाते हैं। टनल में अंदर जाने के बाद वो लोग एंड्स के एक चैम्बर पर पहुंचते हैं। वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल होता है पर चाइन एक बड़े से एक को नोटिस करती है। वो लोग उसको इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं पर आपस में तो जानते हैं कि इस अंडर से कौन निकला है। इसके बाद सीन यहाँ पर कट होता है और हमें जापानीज हंटर्स दिखाए जाते हैं। हंटर तानेका को चोट लगी होती है, इसलिए वो उनके हीलर सिमुजो को उसे हील करने के लिए कहता है और सिमुजो नहीं मानती। वो उससे कुछ मांगने वाली ही होती है पर इससे पहले कि वो कह सके कोई उसका सर धड़ से काट देता है और यहीं पर एपिसोड 10 खत्म होता है। वो क्या मांगना चाहती थी हमें कभी पता नहीं चलेगा। ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। Anyway, let's move on to episode 11। एपिसोड की शुरुआत में ही हम बाकी के 2 जापानीज हंटर्स को भी मरते हुए देखते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आप लोगों को कुछ याद दिलाना चाहता हूँ कि ये दोनों एस रैंक हंटर्स है और एंड किंग इन्हें इतनी आसानी से मार दे रहा है तो आप लोग उसका पावर लेवल सोच ही सकते हैं। खैर इसके बाद हमें टनल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे कोरियन एस रैंक हंटर्स एंड से फाइट कर रहे होते हैं। एंड्स काफी पावरफुल है लेकिन हमारे हंटर्स के टीम वर्क और टैक्टिक्स के आगे टिक नहीं पाते। एंड्स को डिफीट करने के बाद योनू अपनी हंटर एबिलिटी का यूज करके एंड क्वीन की लोकेशन पता लगाता है और बाकी हंटर्स को आगे आने वाले एंड्स के बारे में चौकन्ना करता है। वो आगे कहता है कि जापानीज हंटर्स ज्यादा देर तक बाहर के एंड्स को नहीं रोक पाएंगे, हमें जल्द से जल्द इस रेड मिशन को पूरा करके यहाँ से निकलना पड़ेगा। इसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 2 जापानीज हंटर्स उन मरे हुए हंटर्स की लाश को देखते हैं। वो आगे कुछ सोच पाए कि तभी उनमें से एक हंटर एंड किंग की प्रेजेंस को फील करता है और बचने के लिए खुद को आइस से कवर कर लेता है पर फिर भी एंड में दोनों मारे जाते हैं। आगे हम फिशर टनल का सीन देखते हैं जहाँ पर कोरियन हंटर्स एंड क्वीन तक पहुंच जाते हैं। बिंगो इंचार्मेंट यूज करके उनकी पावर को बूस्ट करता है और फिर सारे हंटर्स अपना फुल पावर यूज करते हैं और एंड्स को एक एक करके मारते हैं। इस बैटल के दौरान चोजो इनकी फायर एबिलिटीज काफी यूजफुल साबित होती है। वो एक ही अटैक से काफी सारे एंड्स को मारता है। दूसरी तरफ योनू अपना कंप्लीट बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन करता है और एक बार में 2 रॉयल गार्ड्स को मार जाता है। और हाँ, अगर आप लोग ये चीज भूल गए हो तो मैं फिर से आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये सब कुछ लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। पूरे वर्ल्ड के सारे लोग इसे देख रहे हैं। यहाँ तक कि व्यूअरशिप 80% तक पहुंच चुकी है। आगे हम देखते हैं कि सारे एंड्स धीरे धीरे मरने लगते हैं और एंड में सिर्फ एंड क्वीन बचती है। इसके बाद सारे हंटर्स मिलकर एंड क्वीन पर अटैक करते हैं। एंड क्वीन उन्हें मारने की काफी कोशिश करती है, यहाँ तक कि डोंगुक और योनू को पोजन तक कर देती है पर हर बार बिंगो उन्हें हील कर देता है। तो चोजो उसके मुंह में अपनी फायर एबिलिटी से अटैक करता है कि तभी वो चिल्लाती है पर ये कोई जज स्क्रीन नहीं होता और बाकी सारे एंड्स को बुलाने का सिग्नल था। खैर चोजो के अटैक के बाद डोंगुक और योनू एंड क्वीन को पकड़ते और चाइन अपने शॉर्ट से पहले तो उसकी टांगे काटती है और एंड में उसका गला भी काट देती है। और हाँ, योन पिक्चर्स को मानना पड़ेगा, कोई भी और सीन में एनिमेशन कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है पर फैन सर्विस में नहीं। और हाँ, मैं फाइट सीन्स की बात कर रहा हूँ, आप लोग क्या समझे। इसके बाद सारे लोग खुश हो जाते हैं पर तभी हम देखते हैं कि सारे एंड्स टनल में पहुंच चुके हैं। आगे हम देखते हैं कि एंड किंग क्वीन के चैम्बर तक पहुंच चुका है और फिर हंटर से इग्नोर करके क्वीन के पास जाता है और उसे खा लेता है। हमें मजाक नहीं कर रहा, वो लिटरली अपनी माँ को खा लेता है। फिर वो सारे हंटर्स पर अटैक करता है। बिंगो अपनी एबिलिटी से खुद को गायब करके सबको हील करता है पर एंड किंग उसे नोटिस करता है और जैसे आकाश ने एस को और आकाश ने रेंगुकू को मारा था वैसे ही एंड किंग बिंगो को भी मार देता है। सो नाउ वी हैव अ न्यू मेंबर इन डिनर क्लब। क्या कर रहा हूँ मैं यार। एनीवे, जोक्स असाइड, बिंगो को मारने के बाद एंड किंग उसे भी खा लेता है। साला बकासुरी है तो यार जन्मों से नहीं खाया है। क्या इतना बुरा हूं मैं मानो। पर तूने तो उसे भी खा लिया है ना। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ये देख के योनो गुस्से में उस पर अटैक करता है पर एंड किंग उसका गला पकड़ता है और फिर हम एक अजीब चीज देखते हैं। एंड किंग के अंदर से बिंगो योनो को भागने के लिए कहता है। फिर एंड किंग खुद बोलता है अब हमारी क्वीन मर चुकी है तो तुम वीक सोल्जर्स को मार के कुछ फायदा नहीं होगा। वो आगे पूछता है कि तुम्हारा किंग कौन है। इसके बाद एंड किंग को बाहर से किसका स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील होता है तो इन हंटर्स को ऐसे ही छोड़कर बाहर चला जाता है। हमें बाहर गोतो रिजे दिखता है और मात्सुमोतो के साथ बात कर रहा होता है और इसे अपने टीममेट्स की मौत के बारे में इन्फॉर्म करता है। मात्सुमोतो इस चीज को इग्नोर करके कोरियन हंटर्स के बारे में पूछता है जिसमें गोतो कहता है कि वो लोग अभी भी टनल में है और उनके बचने के चांस 0% है। क्या इनकी बातें सुनकर आप लोगों को कुछ समझ आया? ये सब जापान का प्लान था कोरियन हंटर्स को मारने का। खैर इनकी बातें चल ही रही होती है कि तभी एंड किंग वहां पर पहुंचता है और गोतो पर अटैक करता है पर गोतो उसको रोक देता है। फिर एंड किंग पूछता है कि क्या तू इंसानों का किंग है, जिसमें गोतो कहता है हाँ बे मैं इंसानों का किंग हूँ।
और एक कहने के अगले ही पल एंड किंग उसे मार देता है। हम फिर से टनल का सीन देखते हैं जहाँ पर बाहर के सारे एंड्स अंदर पहुंच चुके हैं और कोरियन हंटर्स पर अटैक करते हैं। ये लोग ऑलमोस्ट मरने ही वाले होते हैं कि तभी इनके परछाई से उस शैडो सोल्जर्स निकलते हैं और एंड्स को रोक देते हैं। इसके बाद हमें जिल्लू दिखता है जो एक बिल्डिंग के ऊपर बैठा होता है कि तभी उठता है और कहता है शैडो एक्सचेंज। और यहीं पर इस क्लिप हैंगर में एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड खत्म हो गई है पर मेरी वीडियो नहीं। ये लास्ट सीन देखकर मैं और आप समझ चुके हैं कि जिन्नो जेजो आइलैंड में आने वाला है एंड वी आर गोइंग टू सी सम ओरा फार्मिंग इन द नेक्स्ट एपिसोड। आप लोगों को क्या लगता है कि जिन्नो एंड किंग को डिफीट कर पाएगा जिसे गोतो रिजी डिफीट नहीं कर पाया? मुझे कमेंट से बताइए। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आरिगातो गोजाइमासु। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और आगे फ्यूचर में नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। अगर आप जानना चाहते हैं कि व्हाई ड्रैगन बॉल इज ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ ऑल एनिमे, देन क्लिक दिस वीडियो। या फिर आपको सोलो लेवलिंग के पिछले एपिसोड्स का एक्सप्लेनेशन देखना है तो डू चेक आउट दिस प्लेलिस्ट। अब मिलते हैं इन वीडियोस पर, तब तक के लिए सायोनारा।